प्यारे भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा 10वीं जो आपका पहला अध्याय है रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं जो आपके बुक की एक्सरसाइज 1.3 के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। भाई जैसे आपने पहले भी इसी चैप्टर्स में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन आप लोगों ने किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं जैसे आपसे कि √2, √3, √5, √7, √11 आप ये बोलते और कहते भी हैं कि ये सभी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है और वास्तव में होती भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है कि मान लो कि जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो उनको हम किस प्रकार से सिद्ध करें। तो आज हम ये सीखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय। तो कोई सा भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं √3 वाले क्वेश्चन को करता हूँ वैसे √2 होता है, वैसे √5, वैसे √7, वैसे √11, √13 सभी का तरीका एक जैसा रहेगा। बस ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक समझना है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी ज़्यादा चलती है और थोड़ा सा हमें परिमेय संख्याओं के बारे में बेसिक नॉलेज रखना है। तो जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको क्या पूछ रहा है, हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं भी आता है तो उसको एक बार और आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल और थोड़ा सा हमें पूर्ण नॉलेज रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन हमें क्या सिद्ध करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में आपको और दे दूं कि ये जो क्वेश्चन हम जिस मेथड का यूज करते हैं इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि विरोधाभास का एक जो नियम होता है उस विरोधाभास नियम पर हम चलते हैं। विरोधाभास मतलब आप समझते हो, उल्टा। जैसे हम यहाँ से इसके हल सॉल्यूशन निकालते हैं, सबसे पहले आपको सिद्ध तो इसमें करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, पर हम इसमें उल्टा मानते हैं, इसको विपरीत मानते हुए चलते हैं कि हम जैसे मान लेते हैं √3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहां मान लेते हैं, माना कि लेट √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया यहां पर हमने उल्टा, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए और होती भी है, लेकिन हमने यहां पर क्या किया है, इसका अपोजिट उल्टा माना है। और क्या माना हमने, √3 एक परिमेय संख्या है। अब √3 को जो हमने परिमेय संख्या के रूप में माना है, तो परिमेय संख्या का हम मानक रूप में समझते हैं p/q के रूप में होती है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होते। तो इस √3 को जब हमने परिमेय संख्या माना है, तो इस √3 को हम किसके बराबर लेते हैं, परिमेय संख्या का जो मानक रूप होता है उसके बराबर हम इसको लेट कर लेते हैं। तो हमने माना था कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है, तो √3 को हमने किसके बराबर लिया है, परिमेय संख्या का जो मानक है उसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। और यहां हम लिखते हैं, जहां p व q पूर्णांक है। क्या है, ये जो p और q है ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, तथा q बराबर नहीं 0, कि ये जो हमने परिमेय संख्या मानी है वो p/q है, और जहां पर q कभी भी बराबर 0 के नहीं होता है। ठीक, अब उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अभी तक तो हमने इस √3 को एक परिमेय संख्या माना है। ध्यान रखना, शुरुआत से हम उल्टा मान के हुए चल रहे हैं कि √3 को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, और परिमेय संख्या तो उसके मानक रूप के बराबर लिख दिया p/q। तो जहां p और q क्या हो गए, पूर्णांक हो गए, और q कभी बराबर नहीं है 0। अब थोड़ा सा दिमाग में यहाँ जोड़ लगाओ कि ये जो परिमेय संख्या में p/q, ये तो कोई भी संख्या हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। हम एक और चीज लिखते हैं कि माना कि p व q में एक के अतिरिक्त
कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम क्या मान रहे हैं कि P और जो Q है, भाई रूट 3 को हमने परिमेय संख्या यानी कि P बटे Q के रूप में माना है। अब ये जो परिमेय संख्या P बटे Q हमने क्या माना है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। भाई जैसे मान लेते हैं अभी आपकी P बटे Q आपने जो माना है, हो सकता है वो इस रूप में हो, आपके 15/10 के रूप में, समझने की दृष्टि से कर रहे हैं हम। अब अगर इस रूप में हो तो स्वाभाविक दिख रहा है 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणित 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 5। तो बताओ इसमें उभयनिष्ठ 5 है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से हमें कह रहे हैं कि P और Q में एक के अतिरिक्त को ध्यान रखना है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हर पूर्णांक के साथ में होता है। तो हम ये मान रहे हैं कि P और Q में एक के अतिरिक्त कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड कि अभी तक हम यह मान रहे हैं कि इस P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है और उसे काटने पर, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था, जैसे समझने के लिए बता रहा हूं कि मान लो P बटे Q अपने पास क्या हो 15/10 के रूप में हो। 15 को हम लिखते 3 गुणित 5, 10 को लिखते हम 2 गुणित 5, तो एक उभयनिष्ठ दिखता है आपको 5। इस 5 से 5 उभयनिष्ठ को हमने कट कर दिया है, तो क्या रहता है आपके पास में 3/2 होता है। मतलब जब भी हम कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है एक के अलावा, उसको कट करते हैं तो भी हमें कोई ना कोई एक नई संख्या मिलती है, वो भी परिमेय संख्या के रूप में होती है। तो हमने क्या लिखा है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है और उसे काटने पर, और जब हमने उसको काट दिया, जो उभयनिष्ठ था उसको हमने हटा दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए √3 अब किसके बराबर आएगा, a बटे b, क्योंकि जब हमने इसको हटा दिया तो 3 बटे, तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में होती है। तो यहाँ पर मैं b बटे के रूप में लिख चुका हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक और नया रूप a बटे b के रूप में लिख दिया है, जहां a व b सह अभाज्य है। अब यहाँ पर क्या है, a और b क्या हो गई है, सहअभाज्य, को प्राइम। सहअभाज्य का मतलब होता है कि a और b में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक के अलावा, क्योंकि एक कॉमन सब में होता है। अब यहाँ हमने क्लियर कर दिया है कि a और b में अब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पहले b बटे के रूप में माना था, 15/10 में था, 15 में भी 5 का भाग जा रहा था, ठीक, 10 में भी 5 का भाग जा रहा था, हमने उसको हटा दिया है। अब जो बचा है 3/2, यानी कि अब जो आपके a और b ये √3 है वो a बटे b के रूप में आ गई है, यानी कि a और b क्या हो गए, सहभाज्य। मतलब अब इस a और b में ऐसी कोई संख्या नहीं है, या a और b को हम किसी एक विशेष संख्या से अपकट नहीं कर सकते, केवल एक के अलावा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करते रहना है, धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। a और b हमने क्या मान लिया है, सहअभाज्य। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, तो b √3 क्रॉस गुणा हमने किया है, b का √3 में b √3, a का में a, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1, ठीक। शुरुआत में हमने क्या किया है, क्वेश्चन ने पूछा था आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, हमने इसको क्या मान लिया, पहले परिमेय संख्या। तो √3 एक परिमेय संख्या है, तो उसको परिमेय संख्या के मानक फॉर्म में लिखा है p बटे q, जहां p और q क्या है, पूर्णांक q बराबर नहीं है 0। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि P और Q जो है उसमें एक के अतिरिक्त कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि अभी तक तो हमने कह रहे हैं कि P और Q में कोई ना कोई एक ऐसी संख्या जिससे P भी विभाजित होती है और Q भी विभाजित होती है, तो उस संख्या को हमने काट दिया है, मतलब उसको हम उभयनिष्ठ जो गुणनखंड था उसको हमने काट दिया, हटा दिया है। तो क्या बचा, √3 बराबर a बटे b, जहां a और b क्या हो गए, सहभाज्य हो गए, यानी कि इसमें अब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि a और b को हम किसी एक विशेष संख्या से अपकट नहीं कर सकते, ये हमने क्लियर कर दिया यहाँ तक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, b का √3 में b √3 है ना, क्रॉस गुणा से, और a बराबर, क्योंकि इसके अपन में कुछ ना कितना होता है a, b का √3 में b √3, 1 का 1 में 1 होता है, इसको देखा हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब यहीं से हम आगे बढ़ते थोड़ा और, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो इधर b √3 है, तो b का वर्ग होता है b स्क्वायर, √3 का वर्ग होता है 3, और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, b का वर्ग b स्क्वायर, √3 का वर्ग 3, और a का a स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं, तो b स्क्वायर, ये 3 इसके r में आ सकता है, तो a स्क्वायर बटे 3। अब यहाँ इसको ध्यान से देखो, a स्क्वायर बटे 3, इसका मतलब क्या होता है कि a स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, यानी कि हम यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि चूंकि a स्क्वायर 3 से
विभाजित है। क्या लिखा है कि ए स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, अगर ए स्क्वायर 3 से विभाजित है इसलिए ए 3 से विभाजित होगा। क्या कह रहा है यहां इसको हमने देख के क्या लग रहा है कि ये ए स्क्वायर जो है वो क्या हो रहा है, 3 से भाग जा रहा है। बी स्क्वायर बटे 3 का मतलब क्या होता है कि इस ए स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है। तो ए स्क्वायर जब 3 से विभाज्य होता है तो उस कंडीशन में ए भी किससे विभाज्य होगा, 3 से। जैसे कहने का मतलब होगा तो आपको अगर 3 का वर्ग 3 से विभाज्य होता है तो क्या 3 से विभाजित नहीं होता है, क्या स्वाभाविक होता है, क्योंकि 3 का वर्ग 9, 9 भी 3 से विभाजित होता है तो 3 भी 3 से विभाजित होता है। इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। तो क्या लिखा था कि ए स्क्वायर बटे 3 यानी कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है इसलिए ए 3 से विभाजित होगा, इसलिए ए भी किससे विभाजित होगा, 3। अब ध्यान रखना अगर ए 3 से विभाजित हो रहा है, अगर ए क्या हो रहा है 3 से विभाजित हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो मान लेते हैं वो रिजल्ट क्या आता है, सी, जहां सी एक पूर्णांक है। क्या है, सी एक पूर्णांक है। भाई हम अगर ए को भी जैसे मैं 5 को 2 से 5 को अगर मैं 3 से भाग लगाऊं या 15 को अगर मैं 4 से भाग लगाऊं या 3 से भाग लगाऊं तो कुछ कुछ तो आंसर आता है। इसी प्रकार से ए को हम 3 से भाग लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है, नया आंसर उसको हमने क्या मान लिया, सी, जहां सी क्या है, पूर्णांक है। इसी से हम आगे बढ़ते थोड़ा और फिर क्रॉस गुणा करते हैं। ए का सी में, सॉरी 1 का ए में ए, 3 का सी में सी, ए बराबर 3c। ठीक, और सोल्व करते हैं इसको आगे। या एक वैल्यू है अपने पास, ए की वैल्यू कितनी है, b√3। यहाँ